उसके बाद और कुछ भी नहीं आता चाइनीज से। उल्लू बनाना, नाखून बनाना आता है, नाखून बनाना भी आता है, फोन केस बनाना भी आता है। चलो शुरू करें। हेलो, हम बात करेंगे आज डीआरआर की। किसकी बात करेंगे? डीआरआर क्या है? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो ये रिजर्व है। रिजर्व मतलब एक क्रिएट करके पैसा जमा करके रखना पड़ता है। क्या जमा करके रखना पड़ता है? पैसा। अब नाम ही रिडेम्पशन रिजर्व है, तो किसके लिए जमा कर रहे हैं? रिडेम्पशन के लिए। किसके लिए जमा कर रहे हैं? रिडेम्पशन के लिए। तो कितना अमाउंट कंपनी को डालना है, कब डालना है, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। गॉट द पॉइंट? चलो। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज अ फंड। क्या है ये? डीआरआर एक फंड है। कौन मेंटेन करता है उसको? जिन्होंने इश्यू किए हैं डिबेंचर। सीधा बात है ना। इट्स पर्पस इज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। पहले ही थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा करके रखोगे तो डिफॉल्ट का रिस्क क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए डीआरआर मेंटेन करना है on the repayment of debentures. The DRR ensures availability of fund for meeting obligation towards debenture holders on maturity. बराबर है। यहाँ पे अगर डीआरआर जमा करके रखा है तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स का इश्यू नहीं होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स कब चाहिए? मैच्योरिटी पे। तो मैच्योरिटी पे आसानी से फंड्स अवेलेबल होंगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? The DRR involves two components. First component is setting aside a portion of प्रॉफिट। डीआरआर में दो कंपोनेंट है। एक क्या है? प्रॉफिट का सर्टन पोर्शन को साइड करके रखना है। प्रॉफिट का सर्टन पोर्शन को साइड करके रखना है, ये फर्स्ट कंपोनेंट है। एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट इज डन इन प्रोसेस नोन एज ईयर मार्किंग ऑफ फंड्स। ईयर मार्किंग मतलब एलोकेशन, एलोकेट करके रखना, साइड करके रखना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ईयर मार्किंग ऑफ फंड्स। ठीक है। It ensures that adequate profits are available for repaying the debentures. The second component involves investment. पहले तो साइड रखो और वो साइड रखे हुए फंड्स को इन्वेस्ट करो। समझा? फंड्स को क्या करो? साइड, और फिर साइड रखे हुए फंड्स को इन्वेस्ट करो। गॉट द पॉइंट? इट एंश्योर्स दैट कंपनी हैज इनफ लिक्विडिटी टू मेक द रीपेमेंट। थर्ड पॉइंट तुम खुद पढ़ो। बराबर? क्या बोला है? कंपनी जब क्या इश्यू कर रही है तो एक फंड क्रिएट करेगी जिसका नाम डीआरआर होगा। उसमें पैसा कहां से आएगा? प्रॉफिट से, जो अवेलेबल है फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। फोर्थ पॉइंट पढ़ के बताओ मुझे। सही है? सिर्फ रिडेम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं और किसी के लिए नहीं। फिफ्थ बताओ। तो कन्वर्टेबल के लिए नहीं करना है डीआरआर। क्यों? इक्विटी में कन्वर्ट होने वाला है तो पैसे की जरूरत ही नहीं है। तो सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन के लिए हम लोग क्या क्रिएट करेंगे? फंड। डू यू अंडरस्टैंड? ओके। अभी ये देखो, ये लिस्ट ऑफ कंपनीज दी है अपने को, जिनके लिए, जिनको डीआरआर करना है नहीं करना है, वैसा सब दिया हुआ है यहाँ पे। सो अगर हम पहले कंपनी की बात करें तो वो कौन सी है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड बैंकिंग कंपनीज। का बात किया है हमने। किसका बात किया? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंकिंग कंपनी, जो किसके अंडर आती है? आरबीआई। उनको डीआरआर क्रिएट करना है क्या? नहीं। चाहे उन्होंने पब्लिकली डिबेंचर्स इश्यू किए हो या प्राइवेटली प्लेस, डीआरआर की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कंपनीज एक्ट के अंडर डिफाइन किए हुए। क्या? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो किसके अंडर डिफाइन किए हुए हैं, उनको डीआरआर अप्लीकेबल है क्या? तो बोला हाँ, बट किसके हिसाब से? एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई। तो जितना एनबीएफसी को लगता है उतना ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लगता है। क्लियर? फॉर एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक, उनके लिए ये प्रोविजंस दिए हुए हैं नीचे। लिस्टेड एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो डीआरआर चाहिए या डीआरआर नहीं चाहिए? नहीं चाहिए।
अनलिस्टेड एनबीएफसी है तो नो डीआरआर, लिस्टेड कंपनीज है तो फॉर पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड, अनलिस्टेड है तो चाहिए डीआरआर कितना, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का 10%। क्लियर? ये पैराग्राफ मुझे पढ़ के बताओ क्या बोला है। पढ़ा क्या? कितना इन्वेस्ट करने बोला है, कब इन्वेस्ट करने बोला है? ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ अप्रैल ईच ईयर, 30 अप्रैल के पहले पैसे जमा करने हैं। बराबर है? कौन से कितना पैसा जमा करना है? डिबेंचर्स इशू किया है, बराबर है, और डिपॉजिट करना है एटलीस्ट of the amount of debentures maturing during the year ending 31st day of March next year. So अगर हम लोग 2025 2026 ये साल देखें तो 30th अप्रैल 2025 के पहले पैसे जमा करने, वो डिबेंचर्स के लिए जो रिडीम होने वाले हैं 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब समझ में आ रहा है? 30 अप्रैल से पहले जमा करने हैं वो डिबेंचर्स जो मच्योर हो रहे हैं कभी, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st मार्च, 31st मार्च को जो मच्योर हो रहे हैं उसका पैसा 30 अप्रैल के पहले जमा करना है। अभी साल चेंज हो जाएगा ना अप्रैल से मार्च, इसलिए बोला है नेक्स्ट ईयर। समझा क्या? बैठा? कितना जमा करना है? 15%। ये इंपॉर्टेंट है। अभी हमेशा पैसा जमा करना है ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है? कंपनी में चूज एनी ऑफ द बिलो गिवन मेथड्स। 15% डालना है तो 15% तुम किस में डाल सकते हो? डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स विद शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट्स जमा कर सकते हो। दूसरा, अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज। व्हाट डू मीन बाय अनएनकम्बर्ड? बर्डन फ्री, बराबर है, तो उस पर कोई लोन वोन होना नहीं चाहिए। तो अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये फ्री ऊपर चला गया है, फ्री यहां आना चाहिए। और ये स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए। फ्री फ्रॉम, सॉरी, इन अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक सेकेंड ना, और एनी स्टेट गवर्नमेंट, फिर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लीन। समझा क्या? वो सेंटेंस का थोड़ा लिखने का ऊपर नीचे हो गया है। बैठा? मैंने क्या बोला? अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लीन। बैठा क्या? डन? फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, इन अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, ये याद रहेगा। इन unencumbered bonds issued by any other company
ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। क्लियर है? समझा क्या? एक बार पूरा रीड मार के देखो। ठीक है, यहाँ पे ये लोग बोलना चाहते हैं कि जो भी अमाउंट इन्वेस्टेड है, डिपॉजिटेड है, वो कभी भी फॉल नहीं होना चाहिए बिलो 15%। गॉट द पॉइंट? मच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर, the amount invested or deposited as above shall not be used for any purpose other than for redemption। सिर्फ redemption के लिए यूज हो सकता है और किसी के लिए नहीं। आ जाओ, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज का बात करते हैं। डिबेंचर ट्रस्टी अपने को पता है, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कौन करता है? कंपनी। जहाँ पे उसने क्या क्रिएट किया है? चार्ज असेट्स पे, तो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। और इसके फेवर में चार्ज क्रिएट होता है, ट्रस्टी के फेवर में, होल्डर्स के फेवर में नहीं होता है। और ट्रस्टी वो असेट्स का क्या रखता है? ध्यान रखता है। जब भी कंपनी क्या इश्यू करता है? सिक्योर्ड डिबेंचर्स, तो असेट पे क्रिएट होता है चार्ज, मतलब गिरवी रखा जाता है असेट। तो गिरवी रखने के लिए कोई तो ध्यान रखने वाला चाहिए, तो ध्यान कौन रखता है? डिबेंचर ट्रस्टी। तो कंपनी किसको अपॉइंट करता है? ट्रस्टी को, जो असेट्स का क्या रखता है? ध्यान। किसके बिहाफ पे रखता है? डिबेंचर होल्डर्स। बराबर? आ जाओ, सेक्शन 71 सब सेक्शन 5 तुमने जो मार्क किए थे वो लिखे। अच्छा, आज भी पेज नहीं है। रीड विथ रूल 18 सब रूल 2 ऑफ अफोरसेड रूल्स प्रोवाइड दैट। तुम लोग ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, अ कंपनी से शुरू कर सकते हो। मुझे पढ़ के बताओ क्या बोला है, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। चलो, बराबर है? क्या बोला है? कंपनी बिफोर मेकिंग इश्यू ऑफ अ या ऑफर और इनवाइटिंग पब्लिक और मेंबर्स मोर देन, तो 500 डिबेंचर होल्डर से ज्यादा है। कितने? 500 डिबेंचर होल्डर से ज्यादा को इनवाइट कर रहे हो, तो तुमको क्या अपॉइंट करना पड़ेगा? वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टी। और कब करना है? बिफोर इश्यूइंग प्रोस्पेक्टस। क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्टस में ट्रस्टी का नाम जाता है, इसलिए बिफोर इश्यूइंग द प्रोस्पेक्टस तुमको अपॉइंट करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? और कब करना है? जब इनविटेशन किसको जा रहा है? मोर देन 500 पर्सन। क्लियर? The name of trustee shall be stated in inviting subscription for debenture and also in all the subsequent notices and communications. Very clear? किसको भेज रहे हैं communications? Debenture holders को। Before the appointment of trustee or trustees, a written consent shall be obtained from debenture trustee। सीधा बात है ना, मैंने बोल दिया एज अ कंपनी के साक्षी बनेगी हमारी ट्रस्टी, तो बन थोड़ी जाएगी। साक्षी का भी क्या लगेगा? कंसेंट। डू यू अंडरस्टैंड? एंड ट्रस्टीज यूजुअली इंडिविजुअल्स नहीं होते, दे आर कॉर्पोरेट्स जो ट्रस्टीज बनते हैं। क्लियर? क्योंकि डिबेंचर ट्रस्टीज का भी क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया में मैच होने वाले ट्रस्टीज। गॉट द पॉइंट? To be appointed and a statement to that effect shall appear in the letter of offer issued for inviting subscription of the debenture। consent आया है, वो statement भी अपने को किस में डालना पड़ेगा? letter of offer। got the point बेटा? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, डिस्क्वालिफिकेशन पूरा तुम लोग करोगे। पेक्यूनियरी मतलब मॉनेटरी। क्विकली, हाँ, 2 मिनट में करो फटाफट। डिबेंचर ट्रस्टी इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना। मतलब उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर ये सब लेना देना तो डिबेंचर।
तुम लोग को पढ़ने बोला था, सारे हो गए। अगर एक भी पॉइंट में गोची मारा ना तुम लोग ने, मैं बाहर जाते ही कैसे पढ़ के हो जाता है तुम्हारे इतने सारे पॉइंट्स। दो मिनट भी नहीं हुआ मेरे को बाहर जाए, इतना जल्दी हो गया सारा पॉइंट तुम्हारा। चलो शुरू करते हैं, हो गया ना तुम्हारा पॉइंट्स। लेट्स स्टार्ट। विरल से नहीं, विरल से नहीं, अधिका से शुरू करते हैं। कंपनी के शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते। वो कंपनी के शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते, ठीक। कौन नहीं होल्ड कर सकता? डिबेंचर ट्रस्टी। ठीक है, सेकंड वाला मुझे नीलम बताएगी। होल्डिंग का या फिर सब्सिडियरी और एसोसिएट का प्रमोटर, डायरेक्टर या फिर केएमडी या कोई अदर ऑफिसर नहीं होना चाहिए। खुद की कंपनी का भी नहीं, उसकी होल्डिंग का नहीं, सब्सिडरी का भी नहीं, और ये कौन सी कंपनी है? हाँ, जिसने डिबेंचर इश्यू किया है, वो कंपनी का नहीं, उसकी होल्डिंग का नहीं, सब्सिडरी का नहीं, और एसोसिएट का नहीं। ना प्रमोटर होगा, ना डायरेक्टर होगा, ना केएमपी या कोई ऑफिसर। बराबर है। नेक्स्ट हनी बताएगी। वो कोई भी बेनिफिट एंटाइटल नहीं होना चाहिए, मनी पे टू द, उसमें मनी नहीं पे करना चाहिए कंपनी को। कंपनी को ट्रस्टी पे कर रहा है मनी। कंपनी डिवेंचर ट्रस्टी को पे नहीं करना चाहिए। आई डोंट नो, यू स्टडीड। जो कंपनी है रेम्युनरेशन पेबल टू द डिवेंचर ट्रस्टी, उसके अलावा और कोई भी पैसा कंपनी पे नहीं करनी चाहिए। बराबर। तो कंपनी और कोई भी पैसा के लिए डिबेंचर ट्रस्टी एंटाइटल्ड नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट रेम्यूनरेशन पेबल। बराबर। नेक्स्ट हेतल। इनडेटेड नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द वर्ड यूज? इनडेटेड। मतलब लोन लिया हुआ नहीं होना चाहिए, उसका कोई लायबिलिटी नहीं होना चाहिए, सिर्फ कंपनी से उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, उसकी एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग। ठीक, ओके। नेक्स्ट ई, मुझे साक्षी बताएगी। गारंटी नहीं ली हो तो कंपनी को, जो कंपनी कम उसको देनी पड़ेगी कंपनी को, वो चाहे इंटरेस्ट हो या नहीं, क्या बोल रहे हो? मतलब जो भी कंपनी ने डेट लिया होगा उस पर वो कोई गारंटर नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली कंपनी ने क्या इश्यू किया है? डेट किया है
नहीं, तो आप वही तो कंपनी ने डेट किया उसको वो कह कौन सा डेट? जो डिबेंचर्स इशू किए ना कंपनी ने, दैट इज द डेट, प्रिंसिपल डेट्स, बराबर है, एंड उसका इंटरेस्ट, उसको सिक्योर करने के लिए कंपनी कुछ ना कुछ करता है, इट कुड बी गारंटर्स आल्सो, तो ट्रस्टी ने गारंटी दिया हुआ नहीं होना चाहिए ऑन द डिबेंचर्स। समझा? जो डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए हैं वो प्रिंसिपल डेट्स एंड उसके इंटरेस्ट पे ट्रस्टी ने गारंटी दिया हुआ नहीं। गॉट द पॉइंट? ओके, नेक्स्ट विरल बताएगा। उसका मॉनेटरी रिलेशन नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ जिनका अमाउंट है 2% ऑफ 2% या तो उससे ज्यादा ग्रॉस टर्नओवर से, या तो टोटल इनकम, या तो 50 लाख रुपीज जो इसमें से ज्यादा होगा, और सर सारा मतलब जितना ज्यादा अमाउंट है वो एज में भी प्रिस्क्राइब, एंड विच एवर इज लोअर। क्या बोल रहा है? किसका ग्रॉस टर्नओवर, किसका टोटल इनकम, किसका 50 लाख? कंपनी का। 2% कंपनी का बहुत ज्यादा हो जाता है। डिबेंचर सबसे पहले तो क्लियरली वो लोग ने बोला है कि कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। पेक्यूनरी रिलेशनशिप को क्वांटिफाई भी कर लिया वो लोग। पेक्यूनरी रिलेशनशिप को क्या कर दिया? क्वांटिफाई। अभी बेसिकली समझो एक चीज, अगर हेड एंड शोल्डर कंपनी है, सॉरी प्रॉक्टर एंड गैम्बलर, ये कंपनी है जिसका मैं प्रोडक्ट्स खरीदती हूँ, जिसका मैं क्या खरीदती हूँ? प्रोडक्ट्स। अभी कंपनी चाहती है मैं डिबेंचर ट्रस्टी बनूं, क्या मेरा उनके साथ पेक्यूनरी रिश्ता है या नहीं है? एज अ परचेसर मैं उनको पैसा देती हूँ, तो मेरा डेफिनेटली पेक्यूनरी रिलेशनशिप है। किसी का भी पेक्यूनरी रिलेशनशिप ना हो कंपनी के साथ, ये बहुत कम चांस हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रिश्ता होगा ना कंपनी के साथ, बराबर है, चाहे तुम उसका प्रोडक्ट्स ही खरीद रहे हो, बराबर है। तो यहाँ पे पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, उसको हमने डिफाइन कर दिया कि कितना पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी डिबेंचर डिबेंचर ट्रस्टी जो है, ठीक है, अगर वो कंपनी है जो सेल्स करता है, कंपनी जो है वो क्या करता है? सेल्स, तो उसका टर्नओवर होगा, बराबर है। अगर कंपनी सेल्स वगैरह नहीं करता है, सिर्फ प्रोफेशनल फर्म वगैरह है, प्रोफेशनल कंपनी है, तो उसका टोटल इनकम होगा, बराबर है। सेल्स नहीं है तो टर्नओवर नहीं आ सकता, बराबर है। और तीसरा क्राइटेरिया है 50 लाख, चौथा क्राइटेरिया है हायर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। यहां पे बोला है कि भाई तुम्हारा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए पेक्यूनरी, वो रिलेशनशिप हम कंपेयर करेंगे डिबेंचर ट्रस्टी के टर्नओवर से, डिबेंचर ट्रस्टी के टोटल इनकम से, डिबेंचर ट्रस्टी का 50 लाख रुपए से, या डिबेंचर ट्रस्टी का हायर अमाउंट से एज में बी प्रिस्क्राइब। इन सब में से जो तुमको एप्लीकेबल हो उसका 2%, तो तुम्हारा टर्नओवर जितना है उसका 2% अगर तुम्हारे वो कंपनी से आता है तो तुम्हारा पेक्यूनरी रिलेशनशिप। अगर तुम्हारा टोटल इनकम जितना है उसका 2% वो कंपनी से आता है तो तुम्हारा पेक्यूनरी रिश्ता है। अगर कुछ भी नहीं है तो हम उसको 50 लाख से कंपेयर करेंगे। 50 लाख का 2% वो कंपनी से आता है तो तुम्हारा पेक्यूनरी रिलेशनशिप है। प्लस तुमको रूल्स भी देखना होगा, अगर इन सब में से रूल्स में कुछ हायर प्रिस्क्राइब किया है तो वो देखेंगे, और ये चारों में से विच एवर इज लोअर वो हम कंसिडर। समझ में आया? क्या क्या कंसिडर करेंगे ट्रस्टी का? या तो टर्नओवर, या टोटल इनकम, या 50 लाख, या हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब। चारों में से लोअर का 2% हम देखेंगे, और अगर तुम 2% के अंदर हो नो पेक्यूनरी रिलेशनशिप, 2% और उसके ऊपर हो तो पेक्यूनरी रिलेशन। समझ में आया?
in two immediately preceding financial year or during the current financial year. Got the point? ठीक है. अभी अगर मैं हूं तो मेरा टर्नओवर नहीं है, आई एम नॉट सेलिंग गुड्स, तो मेरा क्या होगा? टोटल इनकम. बराबर है. तो टोटल इनकम का 2%. 50 क्या? होगा तो कुछ भी नहीं है ना, तो हम 50 लाख से कंपेयर करेंगे. तो टोटल इनकम नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है. तो क्या बोला है? चारों में से whichever is lower. तो अगर मेरा टोटल इनकम 10 लाख है, 10 लाख 50 लाख कंपेयर करो तो 10. 50 लाख पूरा उसका 2%. नहीं, 50 लाख का 2%, सबका 2% देखिए. समझा? अगर मेरा टोटल इनकम इज 100 लाख, तो 100 लाख विल बी कंपेयर्ड विद 50 लाख. तो क्या कंसीडर करोगे? 50. समझा? 50 लाख है मतलब कि उसका कुछ टर्नओवर और इनकम नहीं है ना, उस केस में ये करेंगे 50 लाख. नहीं होने देना, इनकम तो होगा ना कुछ तो होगा, वरना 50 लाख आएगा कहां से? तो अगर इनकम 100 लाख है तो 100 लाख को किससे कंपेयर करेगा? 50 लाख से, whichever is lower. टर्नओवर है और 50 लाख है तो किसको कंपेयर करेगा? टर्नओवर ज्यादा तो या 50 लाख ज्यादा, whichever is lower. समझा? प्लस अगर प्रिस्क्राइब रूल्स में भी कुछ डाला हुआ है तो उसको भी कंपेयर करेंगे. तो सबको कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे जो लोएस्ट अमाउंट मिलता है उसका 2%. समझा? he should not be relative किसका? प्रमोटर और any person who is in the employment of company as director or KMP. प्रमोटर का रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर का भी नहीं होना चाहिए, KMP का भी नहीं होना चाहिए. ड्यूटीज. अभी ड्यूटीज एकदम इजी है. ट्रस्टी की क्या क्या ड्यूटीज है उसको सबसे पहले तो खुद को ये सेटिस्फाई करना होगा कि लेटर ऑफ ऑफर में कुछ भी ऐसा मैटर नहीं है जो इनकंसिस्टेंट हो. इनकंसिस्टेंट मतलब इनकंसिस्टेंट, हाँ, कॉन्ट्ररी, अगेंस्ट. किसके अगेंस्ट ना हो? टर्म्स ऑफ इश्यू के साथ. और ट्रस्टी ना, ट्रस्टी के अगेंस्ट कुछ होना चाहिए ना टर्म्स ऑफ इश्यू के अगेंस्ट होना चाहिए. करेक्ट? उसको खुद को सेटिस्फाई करना होगा कि कोवेनेंस, कोवेनेंस मतलब क्लॉजेस, टर्म्स, जो भी कोवेनेंट्स है ट्रस्ट डीड में वो प्रिजुडिशियल नहीं है. प्रिजुडिशियल मतलब हार्मफुल. किसके हार्मफुल नहीं है? इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर. बराबर. नेक्स्ट वाला पढ़ लो, सी वाला. समझा? डी भी समझेगा. अगर कंपनी ने कुछ डिफॉल्ट किया, किसका? इंटरेस्ट या रिडेम्पशन का, तो फटाफट उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा. प्रॉम्प्टली मतलब क्विकली. किसको क्विकली बताना पड़ेगा? उसको डिबेंचर होल्डर्स अबाउट द डिफॉल्ट. सही है. एक नॉमिनी डायरेक्टर भी अपॉइंट किया जा सकता है ऑन द बोर्ड बाय डिबेंचर ट्रस्टी. हु इज नॉमिनी डायरेक्टर? सबसे पहले वो बात करते हैं. नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है? हमने पहले भी बात किया नॉमिनी डायरेक्टर के बारे में कि नहीं? नहीं. अभी फॉर एग्जांपल अगर बैंक है, उसने कंपनी को 100 करोड़ का लोन दिया है. कितना लोन दिया है? 100 करोड़. इन दैट सिचुएशन मुझे एक बात बताओ, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ गलत डिसीजन लेते हैं, बेचारे बैंक को समझ में आने वाला है? नहीं. उसका पैसा डूब सकता है. उसको अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है. इन दैट सिनेरियो वो क्या अपॉइंट कर सकता है? नॉमिनी डायरेक्टर. नॉमिनी डायरेक्टर का काम क्या है? वो बोर्ड मीटिंग अटेंड करेगा. क्या अटेंड करेगा? बोर्ड मीटिंग, अपना ओपिनियन देगा. उससे बैंक को खबर मिलती रहेगी कि बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है. और नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है? क्रेडिटर. कौन अपॉइंट करता है? क्रेडिटर. डिबेंचर होल्डर्स भी क्रेडिटर है या नहीं? डिबेंचर होल्डर्स का सब कुछ सही होना चाहिए, ये देख कौन रहा है? डिबेंचर ट्रस्टी. इसलिए डिबेंचर ट्रस्टी भी सारे होल्डर्स के बिहाफ पे नॉमिनी डायरेक्टर बिठा सकते हैं बोर्ड पे, ताकि उसको बराबर खबर मिलती रहे बोर्ड क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ताकि डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट क्या रहे. डू यू अंडरस्टैंड दैट? व्हाट इज नॉमिनी डायरेक्टर? अ डायरेक्टर अपॉइंटेड ऑन बोर्ड बाय क्रेडिटर्स. व्हाट इज नॉमिनी डायरेक्टर? अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय क्रेडिटर्स ऑन बोर्ड. मैम ट्रस्टी नहीं बताएगा. क्या नहीं बताएगा? नहीं जाएगा ट्रस्टी. नहीं, नहीं जाएगा. डायरेक्टर्स ही.
और कोई नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, नॉमिनी डायरेक्टर। बराबर है। अभी जो नॉमिनी डायरेक्टर है ना, वो हर टाइम अपॉइंट करने की जरूरत नहीं होती। कब अपॉइंट करेगा ट्रस्टी? ये 3 सिचुएशन में। कब अपॉइंट करेगा? ये 3 सिचुएशन। 3 सिचुएशन तुम लोग पढ़ के बताओ। डन। 3 सिचुएशंस क्या है फटाफट बताओ। डिफॉल्ट किए इन पेमेंट ऑफ, फिर क्रिएट नहीं किया, उसमें डिफॉल्ट किया। थर्ड, तो नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट होगा, वरना नहीं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? नेक्स्ट मार्क करते चलना। डिबेंचर ट्रस्टी इंश्योर करेगा कि कंपनी कोई भी ब्रीच ऑफ द टर्म्स ना करे। अगर ब्रीच किया कंपनी ने, तो ये क्या करेगा? समझ में आ रहा है पॉइंट? उसी को बड़ा करना है। क्लियर? इंश्योर करेगा असेट्स ऑफ द कंपनी आर sufficient to discharge the interest and principal at all times. समझ में आ रहा है? Do such acts as are necessary in the event of security becomes enforceable. अगर कंपनी ने डिबेंचर मतलब बेच के अभी पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, करेक्ट है? तो जब एनफोर्सेबल होएगा तब सारे स्टेप्स कौन लेगा? डिबेंचर ट्रस्ट। क्लियर? नेक्स्ट वाला पढ़ लो खुद से। के पढ़ लो, एल पढ़ लो, एम भी पढ़ लो। इजी है या मेरी जरूरत है बताना मुझे। डन क्या? बड़े सारे इजी है? मैं कुछ एक्सप्लेन करना है मुझे? पक्का? एन वाला क्या है? परफॉर्म सच अदर एक्ट्स as are necessary to protect the interest of debentures and also necessary to resolve the grievances. grievances मतलब complaints. चलो बोल्ड वाला पैराग्राफ पढ़ के बताओ मुझे क्या बोला है। डन। साक्षी तेरा पेपर है 14-15। बेटर है, बेटर है, हाँ तेरे मार्क्स बेटर है। पढ़ा क्या? क्या बोलता है? डिबेंचर ट्रस्टी को क्या लगता है अभी? कंक्लूजन क्या है उसका? एसेट्स इनसफिशिएंट है, डिस्चार्ज नहीं हो सकता अमाउंट, तो ट्रस्टी क्या करेगा? इधर फिर ट्राइब्यूनल क्या करेगा? हियरिंग करेगा कंपनी एंड सब इंटरेस्टेड पर्संस को, एंड फिर इम्पोज करेगा इन इनकरिंग, फिर कंपनी फर्दर लायबिलिटीज नहीं ले पाएगा। गॉट द पॉइंट?
कैजुअल वैकेंसी एंड रिमूवल। कैजुअल वैकेंसी क्या होता है सबसे पहले? कैजुअल वैकेंसी, वैकेंसी बीच में ही छोड़ देना इस कैजुअल वैकेंसी। डिबेंचर ट्रस्टी का टर्म होगा ना, अगर बीच में ही छोड़ के चला गया तो कैजुअल वैकेंसी। तो अगर ट्रस्टी छोड़ के चला गया तो नया ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, उसी के बारे में बोला होगा। ठीक। सो द बोर्ड में फिल एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ट्रस्टी। वापस वो लाइन दोबारा, द बोर्ड में फिल एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ट्रस्टी, मतलब ट्रस्टी छोड़ के चला गया, फिल कौन करेगा? मतलब बोर्ड नया ट्रस्टी लाएगा कि बोर्ड खुद जगह ले लेगा? बोर्ड नया ट्रस्टी अपॉइंट करेगा। ठीक है। फिल द वैकेंसी मतलब वैकेंसी को भरेगा, भरने की जिम्मेदारी किसकी? बोर्ड की। डू यू अंडरस्टैंड? मतलब बोर्ड नया ट्रस्टी लाएगा। बैठा? But while any such vacancy continues, the remaining trustee or trustees, if any, may act. अगर एक से ज्यादा ट्रस्टी है ना तो बचे हुए काम करेंगे, और नहीं है, इफ एनी बोला है ना, नहीं है तो तब तक खाली रहेगा, बट अगर वापस फटाफट अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वर सच वैकेंसी इज कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन। अगर डिबेंचर ट्रस्टी ने क्या दे दिया है? रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन के अलावा क्या रीजन हो सकता है वैकेंसी का? डेथ, इनकैपेसिटी, पागल हो गया, बराबर है, कुछ भी हो सकता है। रेजिग्नेशन के अलावा कोई रीजन है ना बच्चा लोग, तो बोर्ड फिल कर देगा। बट अगर रेजिग्नेशन है तो नया ट्रस्टी लाने के लिए रिटर्न कंसेंट लगेगा मेजॉरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। समझा? अगर वैकेंसी हुआ है बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन, मतलब ट्रस्टी इतना इरिटेट हो गया कि रिजाइन करके चला गया, समझ आ रहा है? इन दैट सिचुएशन बोर्ड ही रीफिल करेगा, बट उसके लिए उनको रिटर्न कंसेंट लगेगा। किसका रिटर्न कंसेंट लगेगा? डिबेंचर होल्डर्स का। कितने डिबेंचर होल्डर्स? मेजॉरिटी। समझा? और रेजिग्नेशन के अलावा कोई रीजन है तो बोर्ड, रिटर्न कंसेंट की जरूरत नहीं। बैठा? नेक्स्ट पैराग्राफ विल टॉक अबाउट रिमूवल। कैन यू चेक? रिमूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं रिमूव? कब? अप्रूवल लेके। किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? डिबेंचर होल्डर्स का। नॉट लेस देन इन, नॉट नंबर। नंबर में क्या होता है ना, स्पेशल रेजोल्यूशन हो जाता। ये बोला है 3/4 इन वैल्यू, मतलब अगर 1 लाख का डिबेंचर है तो 75,000 जिन्होंने होल्ड किया है उसको का परमिशन लगेगा। समझा क्या? नेक्स्ट वाला भी तुम बताओ। डिबेंचर होल्डर मीटिंग कब करेगा? मीटिंग बुलाएगा डिबेंचर ट्रस्टी, तो किसका बुलाएगा डिबेंचर ट्रस्टी मीटिंग? डिबेंचर होल्डर्स का बुलाएगा। अरे हाँ बोलो। डिबेंचर ट्रस्टी मीटिंग बुलाएगा तो किसका मीटिंग बुलाएगा? डिबेंचर होल्डर्स का। यहाँ पे 2 रीजंस दिए हुए हैं जब वो मीटिंग बुलाएगा। समझा? ए एंड बी, गो फॉर इट, पढ़ के बता। डन क्या? मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, बताओ कब बुलाएगा ट्रस्टी होल्डर्स का मीटिंग? बोलो। जिनको लगता है भाई इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स अफेक्ट कर रहा है तो मीटिंग बुलाएगा। पहला क्या है? रिक्वेजिशन आया है। रिक्वेजिशन मतलब रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट आया है, कैसे? राइटिंग में, साइंड बाय
होल्डर्स, कितने होल्डर्स ने साइन करके रिक्वेस्ट दिया मीटिंग बुलाओ? 1/10 इन डन। ट्रस्ट डीड क्या है? ट्रस्ट डीड इंस्ट्रूमेंट है। ट्रस्ट डीड क्या है? जो कंपनी बनाता है, एग्जीक्यूट करता है, किसके फेवर में करता है? बराबर है। उसी में वो अपॉइंट करता है उनको, और उनका रोल एंड ड्यूटीज बताता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ होल्डर्स। सही है। क्या है ट्रस्ट डीड? एक इंस्ट्रूमेंट। क्या है ट्रस्ट डीड? एक इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी एग्जीक्यूट करता है, किसके फेवर में? ट्रस्टी, जहाँ पे उसमें ही वो अपॉइंट करता है और उनके ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है। सही है, ठीक है। अभी बच्चा लोग, ट्रस्ट डीड भी तभी बनाना पड़ेगा ना जब 500 से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन हो। अरे ट्रस्टी ही 500 के ऊपर पर्सन को ऑफर किया तो होता है ना। तो ट्रस्ट डीड भी कब बनेगा? जब 500 के ऊपर का सब्सक्रिप्शन हो। बराबर, 500 लोग तो चाहिए ना मिनिमम, तो ही ट्रस्टी और तो ही ट्रस्ट डीड, वरना नो ट्रस्ट डीड। वेरी क्लियर। एक बार सेकंड पैराग्राफ पढ़ लो। सेम है ना जो ऊपर पढ़ा अपन। कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं करेगा जब तक उसने ट्रस्टी अपॉइंट नहीं किया। बराबर, कुछ अलग है? थर्ड पैराग्राफ में क्या बोला है? कब बनाना है ट्रस्ट डीड? पहले ही पेज पे पढ़ा था अपन जब चैप्टर चालू किया था। 60 डेज फ्रॉम द अलॉटमेंट। ट्रस्टी कब अपॉइंट करना है? प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले। ट्रस्ट डीड कब बनाना है? अलॉटमेंट के 60 दिन में। समझा? ट्रस्ट डीड का फॉर्मेट दिया हुआ है बच्चा लोग, SH12। अ ट्रस्ट डीड शैल बी इन फॉर्म नंबर SH12। मार्क करके रखो, कल लिखेंगे। SH12, SH12 आया था पहले भी तो किया होगा, आया था तो किया होगा। किसके फेवर में बनेगा ये डिबेंचर? ट्रस्टीज। बराबर है। कितने टाइम में बनेगा? ये अलग अलग क्यों दिया? ऊपर तो 60 डेज दिया। वो तो ट्रस्ट डीड बनाना है 60 दिन ये भी का, वो ट्रस्टेड ही है। फिर वो इन्फॉर्म करना है ना तो उसको। नहीं नहीं, नहीं, ट्रस्टेड ही है। अभी यहाँ पे 60 डेज फ्रॉम अलॉटमेंट है, और यहाँ पे 3 months फ्रॉम क्लोजर है। मोर और लेस सेम टाइम हो जाता है। इशू क्लोज होगा, फिर अलॉटमेंट को टाइम लगेगा ना। बराबर है। इसलिए क्लोजर से 3 months में बनाना है और अलॉटमेंट से 60 डेज। समझा? ट्रस्ट डीड ऑफर क्लोज किया ना अपन, मतलब एप्लीकेशन आना बंद हो गया, वहां से 3 महीना। अभी एप्लीकेशन आना बंद हो गया, उसके बाद अलॉटमेंट को टाइम लगेगा, तो अलॉटमेंट से 60 डेज। समझा? ऑफर क्लोज होने से 3 महीना, अलॉटमेंट से 60 डेज में ट्रस्ट डीड। सॉर्टेड? समझा? सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट पुट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन द कंपनी। कंपनी पे ऑब्लिगेशन डालता है टू पे इंटरेस्ट एंड रिडीम डिबेंचर इन अकॉर्डेंस विद द ऑफ देयर इश्यू। बराबर। ये वाला लाइन तुम पढ़ के बताओ, 6th वाला, गो फॉर इट। डन? क्या क्या बोला है? क्या ओपन रहेगा फॉर इंस्पेक्शन? कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? मेंबर या डिबेंचर होल्डर। बराबर है। सेम एक्सटेंट में, सेम फीस में, एज इफ इट वाज अ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का जो क्राइटेरिया ना, वो सब ट्रस्ट डीड को एप्लीकेबल होता है। ठीक है। कॉपी ऑफ ट्रस्ट डीड फॉरवर्ड भी किया जाएगा अगर मेंबर या डिबेंचर होल्डर ने मांगा, रिक्वेस्ट किया। कितने दिन में दिया जाएगा?
फ्रॉम द मेकिंग देयर ऑफ ऑन द पेमेंट ऑफ फी। बराबर। अभी SH12 ट्रस्ट डीड का फॉर्मेट है और उसमें ये सारी डिटेल्स है जो जाती है। पढ़। सॉर्टेड। ठीक है। अभी चलो, अगर कंपनी में डिबेंचर होल्डर्स के साथ कुछ भी गड़बड़ हुआ, उनके असेट्स के साथ कुछ भी गड़बड़ हुआ, देन हु इज रेस्पॉन्सिबल? हु शुड बी रेस्पॉन्सिबल? अगर हाँ असेट्स के साथ कुछ गड़बड़ हुआ डिबेंचर होल्डर्स वाले, या डिबेंचर होल्डर्स के साथ कुछ फ्रॉड हुआ, तो हु शुड बी रेस्पॉन्सिबल? ट्रस्टी। हु शुड बी रेस्पॉन्सिबल? ट्रस्टी। तो अगर जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए, कॉन्ट्रैक्ट क्या, ट्रस्ट डीड बनाया है, उसमें अगर कुछ भी ऐसा क्लॉज डाला जहां पे ट्रस्टी को हम एग्जेम्पशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? एग्जेम्पशन, कि उस पे कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगा, इवन ही फेल्स टू टेक केयर एंड ड्यू डिलिजेंस। अगर उसने केयर नहीं भी लिया ना, तो भी वो एग्जेम्प्टेड है, उस पे कोई लायबिलिटी नहीं आएगा। अगर ट्रस्ट डीड में ऐसा कुछ भी क्लॉज डाला जहां पे तुम ट्रस्टी की कर रहे हो, तो ऐसा क्लॉज वॉइड होता है। ऐसा क्लॉज क्या होता है? वॉइड। अगर एग्जेम्पशन का कुछ भी क्लॉज डालना भी है, तो जितना भी इम्पोर्टेंट वैल्यू का क्या लगेगा? कंसेंट। फिर ही एग्जेम्पशन क्लॉज हो सकता है, वरना नहीं। समझ में आया मैंने क्या बोला? अब रीड करके देखो। समझा? बैठा? ठीक है। एंड दैट्स द एंड ऑफ योर डिबेंचर पार्ट, विच इज पार्ट ए। अब हम शुरू करेंगे पार्ट बी, विच इज डिपॉजिट्स। ठीक है। अभी बच्चा लोग, डिपॉजिट भी क्या होता है? एक तरीके का लोन। डिपॉजिट भी क्या होता है? एक तरीके का लोन जो कंपनी रेज करता है। जैसे डिबेंचर एक तरीके का लोन है, डिपॉजिट भी क्या है? एक तरीके का लोन। बट डिबेंचर ना कोई भी कंपनी इशू कर सकता है। डिपॉजिट्स का ना अलग अलग क्राइटेरिया है कि किससे डिपॉजिट लिया जा सकता है, कितना लिया जा सकता है, कौन सी कंपनी ले सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो अपन ये चैप्टर में पढ़ेंगे। बट डिपॉजिट क्या है ना, ये कहीं डिफाइन ही नहीं किया। ठीक। एक नेगेटिव डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नेगेटिव डेफिनेशन, जहां पे लिस्ट ऑफ आइटम्स बोले हैं और बोला है कि ये डिपॉजिट नहीं। अगर तुमने जो पैसा लिया है वो इसमें फॉल होता है तो डिपॉजिट नहीं है, और अगर इसमें फॉल नहीं होता है तो वो क्या है? डिपॉजिट। सिंपल। उसका पहला वाला एग्जांपल है कि अगर तुमने सेंट्रल, तुम कंपनी हो, तुमने सेंट्रल गवर्नमेंट से उधारी लिया है। क्या लिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट से उधारी। तो वो नेगेटिव लिस्ट में है, मतलब वो डिपॉजिट नहीं है। समझा क्या? ऐसे लिस्ट दिए हुए जो जो डिपॉजिट नहीं है, अगर उसको छोड़ के कुछ है तो वो डिपॉजिट है। समझा मैंने क्या बोला? डिपॉजिट का क्या दिया हुआ है? नेगेटिव डेफिनेशन, मतलब जो लिस्ट नहीं है, और अगर उसमें लोन में फॉल नहीं होता है तो वो डिपॉजिट है। बैठा? ठीक। अब मैं 10 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ खाना खाने के लिए, तुम ब्रेक नहीं ले रहे। ठीक। ये जो व्हाट इज डिपॉजिट वाला पूरा आंसर है ना, वो तुम पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, बहुत बड़ा है, 2.5 पन्ने का आंसर है। चाहिए तो 5 मिनट ब्रेक ले लो, फिर शुरू करो इसको। 2.5 पन्ने का आंसर है, और वो याद करना, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट उसमें जितने कंटेंट्स है वो देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी ना वो लोग 5 सिचुएशंस देते हैं, बताते हैं बताओ ये डिपॉजिट है या नहीं, और उस पे सिंगल पे भी केस पूछ सकते हैं। समझा? सो ये 2.5 पन्ने के जो डेफिनेशन है ना, वो बोलता है, बताता है कि क्या क्या डिपॉजिट नहीं है। उसको छोड़ के सब कुछ क्या है? डिपॉजिट। अगर तुमने उधारी ली है। बैठा? 5 मिनट ब्रीदर ले लो, उसके बाद शुरू करो।